हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 197। इससे पहले इस कहानी के 196 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। रुद्र अपने कमरे में चला गया और नील जो कुछ सोचकर सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसने डोर खोला तो उसमें से एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली और फिर शायद नील की ही रिपोर्ट थी वो। नील ने उस मेडिकल रिपोर्ट की तरफ देखा और फिर बोलता है कि जाना तो सबको पड़ता है ना रुद्र, तेरे भाई के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ तुझे ही संभालना है क्योंकि बहुत ही जल्द मुझे अब तेरी जिंदगी और हमारे फैमिली से दूर जाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं आगे। इधर दूसरी तरफ संकल्प दबे पांव अपने कमरे से निकलकर सिया के कमरे की ओर चला गया, लेकिन वो सिया के कमरे तक पहुंचता उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। संकल्प ने भी कसकर अपनी आंखें बंद करी और फिर हल्का सा पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वो कोई और नहीं निर्भय था जो उसे घूर रहा था। निर्भय को देखकर संकल्प ने भी अब दूसरे हाथ से उसे थोड़ा सा धक्का देते हुए कहा कि तू पागल वागल है क्या, बिल्कुल गोबर खाकर पैदा हुआ था क्या तू यार। निर्भय ने भी उसे घूरा और कहा कि जी नहीं, कोई कुछ खाकर पैदा नहीं होता है, माँ खाना खाती है तब बच्चा पैदा होता है। और फिर तू जो इनडायरेक्ट मेरी मॉम को ही ये बात बोल रहा है, समझा तू। और कल ही बोलता हूँ मैं माँ से कि माँ ये आपको संकल्प ऐसे बोल रहा था। तो निर्भय ने भी काफी ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए संकल्प से कहा था और फिर संकल्प ने अगले ही पल अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि निर्भय यार बस बहुत हो गया है, क्यों मेरी लाइफ में ऐसे विलन बनकर तांडव कर रहा है तू। चला जाना यहाँ से प्लीज, प्लीज जाने दे मुझे सिया के पास उससे मिलने के लिए प्लीज। निर्भय बोलता है कि गधे, मैं तुझे रोकने थोड़ी ना आया हूँ बल्कि तुझे बताने के लिए आया हूँ कि तू उसके कमरे में जा तो रहा है, आइसक्रीम या फिर चॉकलेट लेकर जा, ताकि जब वो पूछे कि संकल्प तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो कम से कम बोल देना कि तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया था या आइसक्रीम लेकर आया था। और ये सुनकर तो संकल्प के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने भी अपने भाई की बलाइयाँ लेते हुए मुस्कुरा कर कहा कि यार भाई हो तो बस तेरे जैसा, वरना बिल्कुल भी ना हो। तो निर्भय ने भी अपनी जेब में से चॉकलेट निकाली और फिर संकल्प की ओर बढ़ाते हुए प्यार से कहा कि ये ले, और अगर आइसक्रीम चाहिए हो तो फिर फ्रिज में रखी है उसे भी लेके आ जाइयो, समझा तू। संकल्प ने भी चॉकलेट ले ली और फिर एक फ्लाइंग किस निर्भय को दी और फिर सीधा सिया के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। संकल्प ने भी अब धीरे से दरवाजा खोला तो सिया वहां पर नहीं थी। संकल्प को पहले वाला किस्सा एकदम से याद आ गया था कि उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया और सोचा कि यार फिर से कहीं ये मेरे गाल पर चिपका ना दे। तभी सिया क्लोजेट से बाहर आती हुई नजर आती है। संकल्प ने सिया को प्यार से देखा तो वो भी टॉप और शेप वियर में थी, शायद वो अपनी साड़ी रिमूव करने के लिए गई थी, लेकिन उसने संकल्प पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जबकि संकल्प तो अभी आंखें फाड़े बसे सिया को ही देखे जा रहा था। उसके सामने से सिया का चेहरा हट ही नहीं रहा था। सिया अभी वॉशरूम के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई उसने गेट बंद किया और वैसे ही धड़ाम से स्लिप हो जाती है। गिरने की आवाज सुनकर संकल्प भी जल्दी से वॉशरूम के पास आता है और फिर गेट को खटखटाता हुआ बोलता है कि सिया, सिया तुम ठीक तो हो ना, बोलो सिया, सिया तुम ठीक हो ना, प्लीज बताओ क्या हुआ है। तो सिया भी दर्द में बोलती है कि संकल्प मैं गिर गई हूँ। तो संकल्प ने भी जल्दी से गेट खोलना चाहा तो सिया बोलती है कि नहीं नहीं प्लीज अंदर मत आना तुम। संकल्प मन ही मन बोलता है कि यार अब सब कुछ तो देख लिया है मैंने, तो फिर क्यों मना कर रही हो। फिर वो बाहर से ही बोलता है कि सिया क्यों, क्या हुआ, तुम मना क्यों कर रही हो मुझे। तो सिया बोलती है कि वो मैंने कह दिया ना कि तुम अंदर मत आओ तो बस मत आओ। इतना कहकर सिया फिर से खड़ी हुई, लेकिन एक बार फिर से उसका पैर स्लिप हो गया और वो फिर से धड़ाम से वहीं पर गिर जाती है और फिर इस बार सिया की एकदम से चीख निकल गई थी। अब संकल्प भी इंतजार करने वाला नहीं था, उससे भी इंतजार नहीं हुआ और फिर उसने भी जल्दी से वॉशरूम का गेट खोला और सीधा अंदर चला जाता है। सिया को ऐसे देखकर उसने जल्दी से सिया को अपनी गोद में उठाया और फिर बाहर की तरफ लेकर आ जाता है। बाहर आकर उसने सिया को आराम से बेड पर बैठाया और फिर सिया ने भी जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। सिया को इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी इस तरह से संकल्प को देखकर। संकल्प बोलता है कि यार तुमसे भी छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां क्लब में डांस करती हैं, इतना भी क्यों डर रही हो। सिया बोलती है कि लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं ना। इतना कहकर उसने अपना एक और हाथ अपनी कमर पर लगाया और फिर उसके कमर पर सच में बहुत ही ज्यादा चोट लग गई थी। संकल्प सिया की तरफ देखकर बोलता है कि हॉस्पिटल चले क्या। तो सिया ने भी उसकी तरफ देखा और ना में अपनी गर्दन हिला दी। संकल्प ने कहा कि एक बार चलते हैं ना, दिखा लेते हैं डॉक्टर को, आखिर क्या हुआ है, कहीं ज्यादा गहरी चोट तो नहीं लग गई है तुम्हें, क्या पता अंदर से कोई फ्रैक्चर हो गया हो। तो सिया की आंखों में भी पानी आ गया था और फिर उसे तो सच में बहुत तेज चोट लगी थी, लेकिन वो संकल्प के सामने अभी क्या ही बता
साथ ही संकल्प ने कहा कि देखा तुम मेरे सामने कंफर्ट नहीं होती हो यार, मैं ना अभी रूही या नियति भाभी को बुला कर लाता हूँ, उन्हें तुम बता सकती हो। सिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए अपने आंसुओं को पोंछा और फिर बोलती है कि नहीं, नियति भाभी प्रेग्नेंट है और रूही बहुत ज़्यादा थक गई है ना, तुम मत बुलाओ किसी को। संकल्प बोलता है तो फिर किसे बुलाकर लाऊं बताओ। सिया रोते रोते बोलती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, फिक्र मत करो। संकल्प को अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया और फिर उसने कहा कि ऐसे ठीक नहीं होगी तुम, रुको मैं अभी किसी को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर संकल्प अब क्लोजेट की ओर गया और वहाँ से सिया के लिए एक नाइट सूट लेकर आता है और फिर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि लो लो तुम जल्दी से चेंज कर लो, हम अभी के अभी हॉस्पिटल चलेंगे। सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संकल्प पलट कर खड़ा हो जाता है। सिया भी चेंज कर रही थी लेकिन संकल्प की कमर को बार बार देखे जा रही थी कि सच में संकल्प कितना ज़्यादा शरीफ था। और फिर सिया जो उसकी आंखों में संकल्प के लिए थोड़ी सी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी, उसे कहीं ना कहीं अब संकल्प पर थोड़ा सा तरस भी आ रहा था। लेकिन संकल्प शरीफ बिल्कुल नहीं था, वो मिरर में सब कुछ देख रहा था लेकिन ऐसे प्रेडिक्ट हो रहा था जैसे कि वो कितना ही ज्यादा शरीफ हो, कितना ज्यादा सीधा हो। चेंज करने के बाद सिया हल्की आवाज में बोलती है कि अब तुम पलट सकते हो। संकल्प भी पलट गया और फिर सिया को देखकर मन ही मन बोलता है कि यार उफ, मेरी बीवी तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिर उसने भी सिया को प्यार से अपनी गोद में उठाया और फिर बोलता है कि चलो एक बार हॉस्पिटल चलते हैं, कहीं अंदरूनी चोट ना लग गई हो तुम्हें, अगर ज्यादा अंदर की चोट होगी ना तो बहुत देर तक दर्द होगी। सिया क्या बोलती, चुपचाप से बस संकल्प की गोद में झूलती हुई बाहर आ जाती है। अगले 1 घंटे में सिया हॉस्पिटल में थी और फिर उसके हाथ में फ्रैक्चर हो चुका था। संकल्प ने डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुन लिए थे और फिर सिया को देखकर बोलता है कि जब तुम गिरी थी तो चोट तो तुम्हें कमर में लगी थी ना, लेकिन फ्रैक्चर तो तुम्हारे हाथ में हो गया है यार, ये अजीब सी चोट तुम्हारे कैसे लग गई। तो सिया भी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से बस बैठी रहती है लेकिन बार बार बस वो अपने हाथ को देखे जा रही थी। संकल्प ने अगले ही पल सिया के गाल को अकड़ कर थोड़ा सा हिलाते हुए बोलता है कि यार टेंशन मत ले, ज्यादा दिनों का फ्रैक्चर नहीं है, कुछ ही हफ्तों में सही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में कट जाएगा, चलो अब घर चलते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। संकल्प ने सिया को उठाना चाहा तो सिया बोलती है कि नहीं अब मैं चल सकती हूँ, मैं खुद ही चल लूंगी। संकल्प ने सिया को प्यार से गोद में फिर से उठाया और बोलता है कि अगर तुम अपने पैरों में चलोगी ना तो सुबह तक घर पहुंचेंगे और फिर मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, इसीलिए तुम्हें अपनी गोद में ही लेकर चलता हूं। इतना कहकर वो सिया को लेकर सीधा हॉस्पिटल के बाहर आ गया था और फिर अगले 1 घंटे में सिया और संकल्प दोनों ही सिया के कमरे में आ चुके थे। संकल्प ने सिया को बेड पर आराम से बैठाया और फिर उसके सामने दवाई और पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोलता है कि अगर तुम टाइम से दवाई लोगी तो तुम्हारा ये फ्रैक्चर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और बहुत ही जल्दी कट जाएगा। समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सिया ने भी अब मासूम नज़र से संकल्प की तरफ देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सिया ने दवाई ले ली। संकल्प ने भी एक अंगड़ाई तोड़ी और बोलता है कि मैं जाऊँ, तो सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी संकल्प मन ही मन बोलता है कि यार बेवकूफ़ इंसान, ये कैसा सवाल किया है तूने सिया से, पागल कहीं का, तुझे तो ये कहना था कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास रुकूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो। और फिर तुमने तो पहले ही ये बात बोल दी यार, इतना भी जीभ का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है संकल्प, तू ना कुछ ज़्यादा ही बोलता है। फिर कुछ सोचकर संकल्प फिर से बोलता है कि पक्का पक्का मैं जाऊँ, मतलब तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो फिर अगर तुम कहोगी तो मैं यहाँ पर सोफे पर आराम से सो जाऊँगा, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। सिया बोलती है कि आप बस मुझे मेरा फ़ोन दे दीजिए, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर अपने कमरे में आराम से सो जाइए। संकल्प का दिल तो एकदम से टूट गया था और फिर वो सिया के पास बैठ गया और फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लेकर जाता है और फिर बहुत ही प्यार से फ्लर्टिंग में बोलता है कि यार, और अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे लिए परेशान होना है, तुम्हारे पास रहना है, तुम्हारी देखभाल करना है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना है तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो सिया ने भी अपना सलाइवा गटक लिया था और फिर सिया के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए थे। वो हैरानी से संकल्प को देखने लगती है और वो थोड़ा सा संकल्प से दूर हुई और फिर अपनी नज़र झुकाकर बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चले जाइए। तो संकल्प ने फिर से कुछ सोचकर सिया के माथे को हल्का सा किस किया और फिर बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, प्लीज़ तुम इतना परेशान मत हुआ करो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुराफात आती है और फिर वो जल्दी से उछलकर सिया के बेड पर आकर चढ़ गया और बोलता है कि यहाँ तो छिपकली है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और ये सुनकर तो सिया भी थोड़ा सा डर गई थी और फिर थोड़ी डरती हुई आवाज़ में बोलती है कि कहाँ है छिपकली, कहाँ है छिपकली, बताओ
बताओ मुझे। तो संकल्प ने ऐसे ही हवा में फर्श पर इशारा करते हुए कहा कि देखो देखो वो रही, देखा तुमने, दिख रही है तुम्हें, यहाँ तो दो दो छिपकलियाँ हैं यार। हे भगवान, तुम इस कमरे में कैसे रह रही हो, कैसे रहती हो तुम? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकली से। सिया को भी बहुत ज़्यादा डर लगता था छिपकली से। और फिर वो बोलती है कि सच में यहाँ पर छिपकली है क्या? तो संकल्प ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि बस जैसे ही ये चली जाएगी ना, तो फिर मैं तो अपने कमरे में जाकर आराम से घुस जाऊंगा और तुम्हारे कमरे में अब आऊंगा भी नहीं। मेरे कमरे में छिपकली नहीं है। संकल्प अभी जैसे ही जाने को हुआ तो संकल्प ने अभी एक कदम आगे बढ़ाया। सिया ने एक ही पल में उसका हाथ पकड़कर थोड़ी सी घबराती हुई आवाज में कहा कि जाने से पहले छिपकली को तो भगा कर जाओ, मेरे कमरे में छिपकली है। तो संकल्प ने भी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए सिया की तरफ देखा और बोलता है कि देखो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुद ही डर लगता है छिपकली से, तो मैं कैसे भगाऊंगा छिपकली को? मैं तो अपने कमरे में भाग रहा हूँ यार, प्लीज़। तो सिया अभी रोनी सी सूरत बनाकर बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ भगा दो ना छिपकली को, देखो मेरे हाथ में कितनी ज़्यादा चोट भी लगी है, प्लीज़ प्लीज़ भगा दो संकल्प, मैं सो नहीं पाऊंगी डर के मारे। तो संकल्प को तो एक और शरारत सूझती है और फिर वो जल्दी से बेड से चिल्लाता हुआ कूदा और फिर बोलता है कि यार तुम्हारे ब्लैंकेट में छिपकली है छिपकली। और ये सुनकर तो सिया भी जल्दी से बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो जाती है और फिर डरने लगती है और फिर संकल्प के पीछे जाते हुए हकलाती हुई आवाज़ में बोलती है कि सच में तुमने देखी है छिपकली मेरे ब्लैंकेट में? तो संकल्प ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि हाँ हाँ मैंने अभी देखी है। संकल्प पीछे हटा और फिर सिया उससे 2 कदम और भी ज़्यादा पीछे हट जाती है। कुछ देर तक बेड पर कोई भी छिपकली दिखाई नहीं देती है और फिर संकल्प वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था सिया के साथ ऐसी मस्ती करके, क्योंकि सिया ने अपने एक हाथ से संकल्प को पकड़ा हुआ था और फिर वो धीरे धीरे से बोल रही थी कि अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे सोऊंगी यहाँ पर? संकल्प ने कहा कि तुम डरो मत, मैं हिम्मत करके देखता हूँ कि छिपकली यहाँ पर है या फिर नहीं है। तो संकल्प अभी थोड़ी सी आगे आया और फिर उसने ब्लैंकेट को झाड़ना शुरू कर दिया था। उसे कहीं भी छिपकली दिखाई नहीं दे रही थी और अगर होती तो ही दिखाई देती ना, वहाँ तो छिपकली थी नहीं, वो तो बस एक नाटक करता हुआ फिर से बोलता है कि यार यार देखो कहीं भी छिपकली नहीं है यहाँ पर, तुम जाओ आराम से सो जाओ। लेकिन अब सिया उस बेड पर सोने वाली नहीं थी, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सिया थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि मुझे वहाँ पर नहीं सोना है, मैं जाकर बड़ी माँ के पास से सो जाऊंगी। इतना कहकर वो जैसे ही वहाँ से पलटी, संकल्प ने उसकी बाजू पकड़कर कहा कि पागल हो गई हो क्या तुम? बड़ी माँ के पास बड़े पापा सोते हैं, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तुम बड़े पापा को कमरे से निकालोगी क्या और फिर खुद जाकर उनके पास सोओगी? सिया बोलती है कि तो फिर मैं गेस्ट रूम में चली जाती हूँ, वहाँ पर सो जाऊंगी। संकल्प ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा कि ओ पागल लड़की, तुम एक काम करो ना, तुम मेरे कमरे में आकर आराम से सो जाओ। सिया ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि संकल्प मैं तुम्हारे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती हूँ और वैसे भी कुछ ही महीनों के बाद हमारा डाइवर्स भी हो जाएगा, तो फिर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊँगी। संकल्प बोलता है कि तो सिया ने कहा कि कुछ नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जाऊँगी बस। संकल्प ने कहा कि ठीक है तो फिर यहीं पर सो जाओ। संकल्प अभी कुछ नहीं बोला और वहाँ से जाने लगा। सिया बोलती है कि नहीं, यहाँ पर नहीं सोऊंगी, किसी भी कमरे में चली जाऊँगी, मुझे कोई भी सुला लेगा अपने पास। तो संकल्प बोलता है कि तो फिर तुम मेरे कमरे में चलो ना यार, सब कपल्स आराम से सो रहे होंगे और तुम क्या सारे कपल्स को ऐसे डिस्टर्ब करोगी? देखो हमारे घर में जो जितना बड़ा कपल है ना, वो उतना ही ज़्यादा रोमांटिक और एक दूसरे से प्यार करता होता है। कुछ सोचकर सिया ने कहा कि रूही भाभी के पास जाकर आराम से सो जाती हूँ, क्योंकि रोहान भाई अभी घर पर नहीं है। इतना कहकर वो पलटी तो अभी संकल्प ने उसकी कमर पर अपना हाथ डालकर खुद से सटा लिया और फिर उसे पीछे से कसकर अपने गले लगाकर उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए रोमांटिक आवाज़ में बोलता है कि सिया चलो ना यार मेरे कमरे में, प्लीज़ प्लीज़ चलो मेरे कमरे में। सिया अभी संकल्प के इरादे समझ रही थी और फिर उसे कहीं ना कहीं ये पता था कि संकल्प उसे डाइवोर्स बिल्कुल भी नहीं देना चाहता है। सिया कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से बस खड़ी रहती है। इतने में ही संकल्प ने सिया को फिर से अपनी गोद में उठा लिया और फिर अपने कमरे में लेकर आ जाता है। संकल्प ने बहुत ही प्यार से सिया को अपने बेड पर लेटाया और फिर सिया संकल्प की ओर एक बार भी नहीं देख रही थी और संकल्प वो तो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था सिया की कमजोरी। वो जरा सा सिया के करीब जाता और फिर सिया जो अपने हथियार डाल देती थी। संकल्प ने फिर से सिया को अच्छे से बेड पर लेटाया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करता हुआ फिर से प्यार से बोलता है कि अब तुम आराम से सो जाओ सिया। सिया ने भी कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली। संकल्प अभी लोवर और टी शर्ट लेकर वॉशरूम में चला जाता है। शावर के नीचे खड़ा हुआ संकल्प बिना म्यूजिक के डांस कर रहा था। आज तो उसका दिल सच में टिंग डोंग कर रहा था। आखिरकार वो जैसे भी चाहता था जैसे तैसे अब तिकड़मबाजी करके सिया को अपने कमरे में लेकर आ ही गया था। फिर वो नहाकर आराम से बाहर आता है। उसके बालों से हल्का हल्का पानी टपक रहा था और वो कंटिन्यू बस सिर को रब कर रहा था और मिरर में खुद को देखे जा रहा
रहा था, आड़े टेढ़े मुंह भी बना रहा था। सिया भी धीरे से अपनी आंखें खोलकर बस उसे ही देखे जा रही थी और फिर कहीं न कहीं संकल्प का कैरेक्टर सिया को इफेक्ट भी कर रहा था, उसे थोड़ा थोड़ा सा अपने करीब खींच रहा था। संकल्प उसकी तो पता नहीं कितनी ही आंखें थी, वो भी सिया को अब चोरी से आराम से मिरर में ही देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई थी। और फिर वह मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार बीवी, तुम ना बच नहीं सकती हो मुझसे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो यार। तो फिर संकल्प अभी कमरे से बाहर चला गया और फिर सिया जो आंखें खोलकर आराम से सोच रही थी कि आखिर संकल्प कमरे से बाहर कहाँ चला गया। और फिर इतने में ही संकल्प भी अपने हाथों में ट्यूब लेकर वापस आता है और फिर सिया ने झट से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। संकल्प सिया की चोरी देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, उसे तो सिया के साथ ये सब करके बहुत मजा आ रहा था। और फिर खुद में बोलता है कि यार संकल्प, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है तुझे, ये तो पहले ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस है तुझसे। फिर वो सिया के पास हल्के कदमों से आता है और धीरे से बोलता है कि सिया, सिया तुम सो गई क्या? लेकिन सिया ने अभी कोई भी जवाब नहीं दिया था। संकल्प ने फिर से कहा कि सिया तुम सो गई हो क्या? तो सिया ने अभी फिर से कोई जवाब नहीं दिया, वो तो जानबूझकर अपनी आंखें बंद किए हुए थी। अब संकल्प को मौका मिल गया था। संकल्प ने धीरे से सिया की कमर से नाइट सूट को थोड़ा सा ऊपर किया और फिर उसकी कमर पर हल्के से दवाई अप्लाई करने लगता है। सिया को थोड़ा सा दर्द हुआ तो फिर उसकी सिसकियां एकदम से निकल जाती हैं। संकल्प ने भी हल्के हाथों से उस दवाई को सिया की कमर पर लगा दिया और सच में बहुत ही ज्यादा सिया की कमर पर चोट लग गई थी, इसीलिए सिया को दर्द हो रहा था। फिर संकल्प ने सिया के माथे को प्यार से चूमा और फिर आकर सोफे पर लेट जाता है। सिया की आंखें तो अब हल्की हल्की सी नम हो गई थी। पहली बार उसने संकल्प के सॉफ्ट फेस को देखा था, इतना प्यार से उसे अपने साथ बिहेव करते हुए देखा था। वैसे तो संकल्प हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन आज सिया उसके सॉफ्ट साइड को महसूस भी कर रही थी। फिर उसने अपनी आंसुओं को धीरे धीरे करके पोंछा और फिर सच में आंखें बंद करके वो सोने की कोशिश करने लगती है। तो वहीं संकल्प जो सोफे पर लेटा हुआ सिया के बारे में ही सोच रहा था और सिया को ही देख रहा था। ये सोचते सोचते उसकी कब आंखें लग गई उसे भी नहीं पता चला और संकल्प भी सोफे पर ही सो जाता है। इधर दूसरी तरफ फ्लैशबैक देखते हैं। ज्योति हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी हुई थी, उसकी आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थी। ज्योति को 4 मंथ चल रहा था। ज्योति ने अकेले ही अंजलि को पालने का डिसीजन ले लिया था और वो कॉरिडोर में डॉक्टर के कैबिन के बाहर बैठी हुई थी और फिर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। ज्योति इस वक्त बिल्कुल अकेलेपन को फील कर रही थी। तभी कैबिन में से विक्रांत और नताशा बाहर आते हैं। विक्रांत और नताशा दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे और फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। विक्रांत और नताशा को साथ में देखकर ज्योति थोड़ा सा हैरान हो गई थी, लेकिन फिर उसने उन दोनों को इग्नोर कर दिया था। नताशा और विक्रांत थोड़ा सा आगे जाकर आपस में बातें करते रहते हैं और फिर तभी नताशा काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है विक्रांत, तुम्हें कहा था ना मैंने फिर प्रोजेक्शन यूज कर लो, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और देखो ना क्या हो गया मेरे साथ। ज्योति ने जैसे ही नताशा की आवाज अपने कानों में सुनी तो उसका ध्यान अभी उस तरफ चला जाता है जहाँ पर नताशा जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसे जानी पहचानी सी आवाज लगने लगती है और फिर लगती भी क्यों नहीं, नताशा ने ही तो ज्योति की जिंदगी खराब करी थी। अच्छी खासी जिंदगी में उसने तूफान लाकर खड़ा कर दिया था, वो भी बस कुछ पैसों के लिए ही। ज्योति अभी ना चाहते हुए भी सीधा नताशा और विक्रांत के पास धीरे धीरे जाने लगती है। नताशा और विक्रांत दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आ गए थे। दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। ज्योति भी ना चाहते हुए उनके पीछे पीछे चली जाती है। विक्रांत और नताशा दोनों ही पार्किंग एरिया में खड़े हुए एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे थे। विक्रांत ने गाड़ी की चाबी निकाली तो नताशा भड़कते हुए बोलती है कि सुन लिया ना डॉक्टर ने क्या कहा है तुमसे, सुन लिया ना अब तुमने, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम्हारी वजह से मेरा करियर पूरी तरह से खराब हो गया है, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे अब इस बच्चे को इस दुनिया में लाना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, समझे तुम विक्रांत, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। विक्रांत तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। विक्रांत ने भी काफी ज्यादा गुस्से में नताशा की ओर देखा और फिर बोलता है कि हाँ हूँ मैं घटिया इंसान, तुम कौन सा दूध की धुली हुई हो, तुम भी तो मेरी तरह हो। मैंने तुमसे जितनी बार भी काम करवाया है ना उसे पैसे दिए हैं, पैसे देकर करवाया है, तुमने कोई एहसान नहीं किया है मेरे ऊपर। और रही बात प्रोजेक्शन की तो तुम भी यूज कर सकती थी ना, मुझे ही क्यों बता रही हो, तुम्हें तो अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता था ना। लेकिन नहीं, अब झेलो झेलो तुम इस मुसीबत को, मुझे इस पे इल्ज़ाम मत लगाओ। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तुम जैसी लड़कियां इस प्रोजेक्शन में आ ही कैसे जाती हो यार। ये सुनकर तो नताशा का दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो गया था और फिर उसने विक्रांत की बाजू पकड़कर अपनी तरफ गुस्से से घुमाया और फिर बहुत ही गुस्से में उसे घूर कर देख कर बोलती है कि इस प्रोफेशन का क्या मतलब है यार,
और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम विक्रांत, तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे नज़दीक नहीं आया है, कोई भी नहीं, समझे तुम। और फिर इसके आगे तुमने कभी भी मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो फिर खींच कर एक तुम्हारे गाल पर जड़ दूंगी। इस बच्चे के बाप तुम ही हो, तुम ही हो, समझे तुम। आई समझ में बात। विक्रांत ने भी उसे देखते हुए अब नताशा के चेहरे को एक ही हाथ में पकड़कर दबाते हुए गुस्से से कहा कि मैं कैसे मान लूं, कैसे मान लूं कि जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही हो। मैं ही इस बच्चे का बाप हूँ। हमेशा तो तुम पैसे लेती हो ना, हर बात के पैसे, मेरे नजदीक आने के पैसे, ज्योति को झूठ बोलने के पैसे, और तो और तुम तो बार में डांसर भी बनना चाहती थी, डांस भी तो करती हो ना, वहाँ पर भी तो पैसे लेती हो तुम। और ये सुनकर नताशा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर उसने खींचकर एक चाटा विक्रांत की गाल पर जड़ते हुए गुस्से से कहा कि अपने बारे में उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगी एक बार भी तुम्हारे मुँह से, समझे तुम। पैसे नहीं थे मेरे पास, 2 बहनें हैं हम, पर घर पर पैसे भेजने होते हैं मुझे, इसीलिए उल्टे सीधे काम करती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ मिलकर। विक्रांत ने नताशा की बाजू को पकड़कर वहीं पर एक पिलर से लगाते हुए गुस्से से बोला कि झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे नताशा, आधे से ज्यादा कॉलेज जानता है तुमको कि तुम पैसे लेकर क्या क्या काम करती हो, अच्छे से पता है तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में सबको। ये सुनकर तो नताशा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो भड़क गई। उसने भी विक्रांत के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए गुस्से से कहा कि बस बस बहुत हो गया है, मैंने कहा था ना मैं अपने बारे में तुमसे और भी ज्यादा उल्टी सीधी बातें नहीं सुन सकती हूँ, तुम्हें जो भी मानना है मान लो तुम, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि तुम्हारे अलावा मैंने किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया है, किसी ने भी मुझे आज तक हाथ तक नहीं लगाया है, और फिर ये बच्चा भी तुम्हारा ही है। जहाँ अपनी 2 बहनों को पाल रही हूँ ना, इस बच्चे को भी मैं अकेले ही पाल लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर आज के आज भी जा सकते हो। इतना कहकर नताशा वहां से जाने लगी और तभी उसने अपने सामने ज्योति को देखा, जो आंखों में पानी लिए नताशा को देखे जा रही थी। उसे सच में इस वक्त कुछ भी नहीं पता था। ज्योति को देखकर नताशा की आंखें शर्म से एकदम से झुक गई थी, तो वहीं विक्रांत, उसके चेहरे की रंगत एकदम से उड़ चुकी थी, उसका रंग भी एकदम से बुझ चुका था। ज्योति को कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, विक्रांत और नताशा की झुकी हुई नजरें अब सब कुछ बयां कर रही थी, सारी सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी। ज्योति ने सुबकते हुए विक्रांत की ओर देखा तो फिर विक्रांत ने भी अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और फिर उसने नताशा की ओर देखा तो नताशा धीरी आवाज में बोलती है कि अब झूठ बोलने का कोई भी मतलब नहीं है ज्योति, मैं सच कहूंगी, विक्रांत तुमसे एक तरफा प्यार करता था और फिर मैं विक्रांत से एक तरफा प्यार करती थी, मैं भी विक्रांत को कहीं ना कहीं बहुत पसंद करती थी। घर के हालातों को देखते हुए विक्रांत के साथ फिजिकल रिलेशन में आ गई और फिर ये मुझे पैसे देता था हर काम करने के लिए और मैं अपने घर भेजती थी अपने घर को पालने के लिए। मैंने सोचा था कि एक दिन इसे भी मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन एक दिन इसने मुझे तुम्हारे बारे में सारी चीजें बताया और फिर मुझे लगा कि शायद मुझे तुम्हारे और विक्रांत के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि विक्रांत तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, अंधा प्यार करती थी मैं भी इस आदमी से, और फिर इसीलिए तुमसे भी मैंने इसके बारे में आकर झूठ बोल दिया। लेकिन देखो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया ना, उसका पाप मुझे भी अब मिल गया, मुझे भी वही सब मिला जो तुम्हारे साथ मैंने धोखे से किया था। अगले ही पल नताशा हाथ जोड़कर नम आंखों से बोलती है कि इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ ज्योति, तुम्हें अपनी मजबूरियों के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन यकीन मानो मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ही ज्यादा, वरना किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करती मैं। जिसके सर पर बाप के साए नहीं होते हैं ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूर होते हैं, और फिर यही समझ लो मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी और दुनिया वाले उसकी मजबूरी का फायदा भी उठाते हैं। इतना कहकर नताशा ने अभी विक्रांत की ओर गुस्से से घूर कर देखा और फिर विक्रांत, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो इस बच्चे को अपना नाम दे या फिर नहीं। उसे कहीं ना कहीं नताशा को लेकर अब बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। वो नहीं जानता था कि नताशा उससे प्यार करती थी, बल्कि उसे लग रहा था कि शायद वो नताशा के साथ बस एंजॉय करता था और नताशा भी उसके साथ एंजॉय करती है। नताशा भी पैसे लेकर विक्रांत को गिल्ट से आजाद कर देती थी। और फिर नताशा की बात सुनकर ज्योति ने भी अपनी नम आंखों से विक्रांत की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, चुपचाप से खड़ी रहती है। विक्रांत ज्योति के सवालों का कोई भी जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन ज्योति कंटिन्यू बस विक्रांत को ही देखे जा रही थी। आखिरकार देखती भी क्यों नहीं, दोनों ने ही मिलकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद जो कर दी थी। विक्रांत कुछ भी नहीं बोल रहा था और फिर उसने बातों को इग्नोर करते हुए ज्योति की तरफ देखा और कहा कि क्या सुनना चाहती हो तुम मुझसे, यही कि मैं तुमसे प्यार करता था ना, तो फिर हाँ, मैं करता था तुमसे प्यार, बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम अजय के साथ कई रातें गुजार चुकी हो, तुम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी है, तो फिर मैंने भी मूव ऑन करने की
सोच लिया था। मूव ऑन करने से पहले ही मुझे ये पता चल गया कि नताशा प्रेग्नेंट है। सुन लिया ना तुमने कि अब नताशा प्रेग्नेंट है, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तुम जाओ यहाँ से। ज्योति भी अभी वहाँ से नहीं गई, उल्टा विक्रांत के पास आई और फिर उसकी आंखों में देखने लगती है और फिर खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। और फिर विक्रांत को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ज्योति के ऊपर और फिर वो भी ज्योति पर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन तभी नताशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से झटकते हुए गुस्से से कहा कि कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो विक्रांत। अच्छी खासी 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है तुमने ही क्यों, यहाँ तक कि मैंने, हम दोनों ने ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और फिर तुम अब माफ़ी मांगने के बजाय ज्योति पर ही हाथ उठा रहे हो। मुझे एक वक्त पर खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुरूर था कि मैंने किसी राउडे लड़के से प्यार किया है, लेकिन ये नहीं पता था कि उस लड़के को किसी लड़की की इज्जत करनी भी नहीं आती है, जो वो इस तरह से किसी भी लड़की पर हाथ उठा देता है। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। अरे मैं तो पैसों के लिए मजबूर थी, मजबूर। तुम तो मजबूर नहीं थे ना। तुमने क्यों ज्योति की ज़िंदगी ऐसे ख़राब कर दी, क्यों बर्बाद करी तुमने ज्योति की ज़िंदगी। नताशा ने अपने आंसू पोंछे और क्योंकि ज़िंदगी तो अब उसकी भी बर्बाद हो गई थी और फिर उसने ज्योति की तरफ थोड़ी सी लाचारी नज़रों से देखा और अपने हाथ जोड़कर फिर कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। नताशा जा ही रही थी और फिर ज्योति और विक्रांत उसे जाता हुआ देख रहे थे। ज्योति ने फिर से विक्रांत की ओर गुस्से से घूर कर देखा और फिर अपने भरे हुए गले से कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है तुमने, पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। कम से कम उसकी तो मत करो ना। तुम्हारे बच्चे को पेट में लेकर कहाँ पर घूमेगी वो, तुम भी जानते हो। नताशा के घर में फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर है अपने घर से। अगर उसे अपना लोगे तुम तो नताशा भी एक अच्छी ज़िंदगी जिएगी, उसका बच्चा भी अच्छी ज़िंदगी जिएगा। विक्रांत तो हैरानी से बस ज्योति को ही देखे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर औरत प्रेग्नेंट होने के बाद ऐसी ही बातें क्यों करती है, ऐसी क्यों हो जाती है यार। उसे बुरे से बुरा इंसान भी इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लगने लगता है। इतने में ही ज्योति ने फिर से विक्रांत की तरफ देखा और कहा कि जानती हूँ बहुत ही बड़े गुंडे हो तुम, लेकिन कभी ना कभी तो शादी करोगे ही ना, तो फिर उस लड़की से क्यों नहीं कर लेते हो जो तुम्हारे बच्ची को तुम्हारे बगैर भी पालने के लिए तैयार है, तुम्हारे बच्चे को तुमसे बिना शादी के भी पालने के लिए तैयार है। विक्रांत को अब अपने किए पर थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा था और कहीं ना कहीं शर्म भी आ रही थी। उसने ज्योति की तरफ देखा और फिर नताशा की ओर देखा जो अभी वहां से चली जा रही थी। इतने में ही ज्योति ने फिर से एक बार उसे जाने का इशारा किया और कहा कि जाओ जाओ। विक्रांत उसे रोक ले और फिर विक्रांत भी भागता हुआ नताशा के पीछे पीछे चला जाता है और थोड़ी देर में ही वो नताशा के आगे आकर बोलता है कि शादी करते हैं, चलो नताशा मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। नताशा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। विक्रांत ने अगले ही पल नताशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर गुस्से में उसे देखकर बोलता है कि तो फिर अभी जो इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर आई हो तुम अंदर, वो किसके लिए था, वो किस लिए था। मुझे एक तरफा प्यार करती हो ना, तो फिर मुझसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या क्यों नहीं कर सकती हो तुम मुझसे शादी, क्या कमी है मुझ में। प्यार तो करती हो ना मुझसे, हमारे बीच तो फिजिकल भी सब कुछ हो चुका है, तो फिर मेरा बच्चा पेट में लेकर कहाँ घूम रही हो तुम। क्या चाहती क्या हो कि मेरा बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी ना जिए, वो ऐसे ही दर दर भटकता रहे रोड पर। नताशा ने अपने हाथ जोर से झटकते हुए विक्रांत की तरफ देखा और कहा कि बस बहुत होगा, मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए विक्रांत। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें। तुम्हारे पापा के पास बहुत अच्छा खासा पैसा भी है। ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है, मुझे बर्बाद किया है तुमने। पहले ही तुमसे प्यार करके मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से खराब कर ली है। बची कुची ज़िंदगी तुम्हारा बच्चा खराब कर देगा मेरी, समझे तुम। इतना कहकर नताशा फिर से वहां से जाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में भी अब बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। नताशा बुरी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, बस किस्मत की मारी थी जो उसे बहुत ज़्यादा मजबूरन सब चीज़ करना पड़ता था। विक्रांत ने गुस्से में ज्योति की तरफ देखा तो ज्योति फिर से बोलती है कि प्यार से मनाओ, प्यार से समझाओ। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद की और फिर क्योंकि वो नताशा को एक्सेप्ट करने के लिए सोच चुका था, अब वो नताशा के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। और फिर उसने नताशा के सामने जाकर प्यार से कहा कि क्या चाहती हो, कैसे मनाओ तुम्हें, बताओ नताशा क्या चाहती हो तुम। नताशा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन मन ही मन उसे अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि जिस लड़के से वो वन साइड लव करती थी, जिसे वो अपनी ज़िंदगी में जाना चाहती थी, वो शादी करने के लिए भी तैयार हो गया था। और फिर अगले ही पल विक्रांत भी अपने घुटनों के बल बैठ गया और फिर कान पकड़कर नताशा से बोलता है कि आई एम सॉरी नताशा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतने में ही ज्योति को किसी ने आवाज़ लगाकर कहा कि ज्योति, ज्योति उठो उठो ज्योति, सुबह हो गई है। और फिर ज्योति की आंखें एकदम
से खुल जाती हैं। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। ज्योति ये सब कुछ सोच ही रही थी। उसकी आंखों के सामने इस वक्त अजय खड़ा हुआ था, जिसके हाथों में अभी चाय का कप था। ज्योति भी उठकर बेड पर बैठ जाती है और फिर अजय ने भी कप ज्योति के सामने रखते हुए प्यार से कहा कि लो, पी लो इसे ज्योति, उसके बाद हमें हॉस्पिटल भी तो चलना है, हमारी बेटी इंतजार कर रही होगी। ज्योति उठकर सीधा वॉशरूम में चली गई और फिर अपना पास्ट याद करके एक बार फिर से मिरर के सामने रोने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। वो बिना आवाज़ के ही रोना चाहती थी, लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी सी सिसकियाँ भी बाहर अजय को भी सुनाई दे रही थी। अजय को भी आज बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अजय ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ज्योति अभी क्यों रो रही है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अजय ने ज्योति के वॉशरूम के गेट को खटखटाते हुए बोला कि ज्योति, ज्योति कब तक रोती रहोगी तुम, ऐसे कब तक रोगी? मैं तुम्हारे बिना राजस्थान नहीं जाऊँगा, समझ लो तुम एक बात, हो गई मुझसे गलती, माफ़ कर दो। नहीं यार, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन विक्रांत ने मुझे भड़का दिया था। ज्योति तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तुम जानती हो कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक था। मैं तुम्हें अपनाने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए पागल था। मैंने किसी भी दूसरी लड़की के लिए तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया था। ज्योति प्लीज़ एक बार बाहर आओ, प्लीज़ हम बैठकर भी आपस में बातें कर सकते हैं। ज्योति तुम प्लीज़, जितना ज़्यादा रोगी ना मुझे उतना ही ज़्यादा बुरा लगेगा। प्लीज़ रोना बंद कर दो। ज्योति, अंजलि मेरी बेटी है और फिर उस पर मेरा भी पूरा हक है जितना कि तुम्हारा है। ये सुनकर ज्योति ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दरवाज़ा खोला और फिर अपनी लाल आंखों से अजय को घूर कर देखकर गुस्से में बोलती है कि अंजलि पर तुम्हारा कोई हक नहीं है अजय, समझे? वो मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी बेटी है। तुम्हारा हक कैसे हो गया मेरी बेटी पर? जब मैं उसे अकेले पाल रही थी तब तुम कहाँ पर थे? तब कहाँ था तुम्हारा हक? बताओ मुझे। जब मैं उसे दुनिया में अकेले लेकर आई थी तब कहाँ पर था तुम्हारा हक? कहाँ पर थे तुम जब मैं अपनी बेटी को लेकर इस दुनिया में लड़ रही थी, अकेले स्ट्रगल कर रही थी? तब कहाँ था तुम्हारा हक? तब तुमने कभी भी अपना हक नहीं जताया और अब अचानक से तुम्हारा हक हो गया मेरी बेटी पर। अगले ही पल अजय अपने घुटनों के बल बैठकर और फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और फिर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी के साथ ज्योति की तरफ देखकर बोलता है कि तुम जानती हो मेरी गलती नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हारी बातों को सुनना चाहिए था, मुझे एक बार तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे छोड़कर भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करता, मुझे लगा कि तुमने मुझे चीट किया है। प्लीज़ प्लीज़ ज्योति, माफ़ कर दो मुझे, एक बार माफ़ करके तो देखो मुझे। कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारा अजय तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता है। ज्योति भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि नहीं करूँगी माफ़, नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, नहीं चाहिए मेरी बेटी को अपना बाप। मैं आज तक अकेले ही अपनी बेटी के साथ इस दुनिया से लड़ती आई हूँ ना, तो फिर आगे भी लड़ लूँगी। मैं अपनी बेटी को खुद ही पाल सकती हूँ। और तुमने तो मुझे थप्पड़ मारा था ना कि मैं तुम्हारे साथ मंडप में कैसे बैठ गई। तुमने मेरे साथ शादी करके गलती कर दी थी, तो फिर अब क्या चाहिए? तुम्हें डाइवोर्स पेपर पर साइन भी करके दे चुकी हूँ मैं। हाथ जोड़कर कहती हूँ तुमसे अजय प्लीज़ चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, चले जाओ और कभी भी वापस मत आना। और तभी रोहान पीछे से अंगड़ाई तोड़कर बोलता है कि यार, और अगर ना जाए तो क्या करोगी तुम ज्योति? और ये सुनकर तो ज्योति और अजय दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और दोनों ही हैरानी से रोहान को देखने लगते हैं। अजय खड़ा हुआ और फिर उसने पीछे पलटकर हैरानी से रोहान की तरफ देखा और फिर अपने हाथ जोड़कर बोलता है कि यार, मैं पहले से ही इसे मना नहीं पा रहा हूँ, पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और फिर ऊपर से तुम हमारी सिचुएशन में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो यार प्लीज़। रोहान ने एक और अंगड़ाई तोड़ी और फिर जुबाई ली और फिर बोलता है कि अरे यार, मैं तेरी प्रॉब्लम को 2 मिनट में सॉल्व करता हूँ ना, इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है तू? अजय जितना रोहान को जानता था उस हिसाब से तो अजय ने अभी भी अपने हाथ नीचे नहीं किए थे और ना में अपनी गर्दन हिला दी। रोहान बोलता है कि रुक जा यार, ये मेरे बड़े पापा कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो फिर उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, उसे टेढ़ी करके ही घी को निकालना चाहिए। अब तो मुझे लगता है अपने तरीके से ज्योति को मनाना पड़ेगा। अब ये प्यार से तो मानेगी नहीं, तो फिर हमारी प्यारी भाभी जी आप कैसे मानोगी, आप ही बता दीजिए। अब भाभी को थोड़ा सा उल्टे तरीके से मनाना ही पड़ेगा। ये सुनकर ज्योति ने भी हैरानी से रोहान की तरफ घूर कर देखा तो रोहान भी अपनी बाजू चढ़ाता हुआ बड़े ही स्टाइल से ज्योति की तरफ देखकर बोलता है कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए हैं ना भाभी, अब मुझे मेरे 10 लाख रुपए वापस चाहिए। अभी के अभी मेरे सारे पैसे मुझे वापस करिए और फिर अगर आपने मुझे 2 मिनट के अंदर मेरे 10 लाख रुपए दे दिए तो फिर ठीक है, वरना हमारे साथ अभी के अभी राजस्थान जाना पड़ेगा आपको और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकती हो।
क्योंकि आपके चक्कर में मैं अपनी रूही को भी फ़ोन नहीं कर पाया हूँ। 3 दिन से उससे दूर हूँ। वो मुझे कितना ज़्यादा मिस कर रही होगी। अब जल्दी से आप लोग अपना सॉर्ट आउट करो, नहीं तो मेरे 10 लाख रुपए अभी के अभी मुझे दे दो और फिर मैं अजय को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। ज्योति कुछ बोलती उससे पहले ही अजय ने अपने हाथ जोड़कर रोहान की तरफ देखा और कहा कि रोहान प्लीज़ यार उल्टी-सीधी बातें मत कर प्लीज़। मैं मना लूँगा उसे, वो मान जाएगी। मैं जानता हूँ ना ज्योति को, बहुत अच्छी लड़की है वो। तू प्लीज़ हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बना अपनी ऊट-पटांग बातें बोलकर। रोहान बोलता है कि नहीं, मैं नहीं समझने वाला हूँ, समझा तू? फिलहाल तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं नहा कर अभी जल्दी से आ रहा हूँ, उसके बाद मुझे खाना भी दो और फिर मेरे 10 लाख रुपए भी दो और फिर मुझे वापस जाना है यार। मुझे भी मेरे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यार तुम दोनों तो ऐसे लड़ रहे हो लेकिन फिर भी एक साथ तो हो। मुझे देखो 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन कितने ज़्यादा ऐसा लग रहा है 3 साल हो गए हैं। अपनी बीवी से ढंग से बात तक नहीं करी है मैंने। कल रात उसका फ़ोन आया था तो नींद की वजह से बात नहीं कर पाया और फिर मैं सो गया। अब घर जाकर रूही को भी मनाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी मेरा तेरे जैसा ही हाल कर देगी, वो भी नहीं मानेगी। इतना कहकर रोहान ने वहीं ज्योति के कमरे में रखे हुए एक स्टॉल से टॉवल उठाया और फिर उस कमरे के वॉशरूम के अंदर चला जाता है, क्योंकि ज्योति का फ्लैट बहुत ही ज़्यादा छोटा था, उसमें एक ही वॉशरूम था। रोहान तो अभी नहाने के लिए चला गया था और फिर अजय ने ज्योति की ओर प्यार से देखा और फिर थोड़ा सा हैरानी से पूछा कि ये कपड़े कौन से पहनेगा यार, क्योंकि तुम्हारे पास तो लेडीज कपड़े होंगे। चला तो गया है आराम से टॉवल उठाकर नहाने के लिए, ये नहीं सोचा है कि कपड़े क्या पहनेगा। अजय की बात सुनकर ज्योति के चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, जो कि ना जाने कितने दिनों के बाद आई थी। ज्योति को रोहान का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। उसने भी एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल कर कहा कि पता नहीं, शायद टॉवल लपेट कर ही बाहर आ जाए और क्या। तो अजय भी मुस्कुरा कर अभी ज्योति को देखने लगता है। दोनों के बीच में एक छोटी सी मुस्कुराहट हो चुकी थी। उसने भी अब 2-3 दिन से नोटिस नहीं किया था कि ज्योति के चेहरे पर एक बार भी मुस्कुराहट आती भी है या फिर नहीं। अब जाकर आई थी तो अजय की नज़र अभी उस पर ही आकर टिक गई थी। तभी ज्योति के घर की बेल बजती है। ज्योति ने अजय को थोड़ा सा इग्नोर किया और फिर अपने घर के मेन गेट की तरफ चली जाती है। उसने गेट खोलकर देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था, उसके हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। ज्योति बोलती है कि जी आप कौन है? मैंने आपको पहचाना ही नहीं। तो वो आदमी ज्योति की तरफ देखकर बोलता है कि ये सब सामान मिस्टर रोहान प्रताप सिंह ने मंगवाया है। मैं ये सब कहाँ पर रखूँ, आप मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ज्योति को भी अब समझते देर नहीं लगी कि रोहान ने अपनी ज़रूरत का सारा सामान पहले ही मंगवाया हुआ है। उसने भी एक टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर रख दीजिए आप जितना भी सामान है। लेकिन टेबल भी अब इतनी बड़ी नहीं थी कि सारा सामान उसमें आ जाए, इसीलिए उस आदमी ने कुछ सामान टेबल के ऊपर रख दिया और फिर कुछ वहीं फर्श पर रखकर ज्योति की तरफ देखा और कहा कि थैंक यू, और फिर इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में ही रोहान भी नहाकर वॉशरूम से निकलकर सीधा बाहर की तरफ आ गया था। रोहान ने बस एक टॉवल ही लपेटी हुई थी और फिर उसने सामान को देखा और कहा कि सच में ये तो टाइम से ही डिलीवर हो गया यार, मैंने सोचा था कि शायद शाम तक आएगा। चलो अच्छा ही है, मेरा सामान मुझे टाइम पर मिल गया। फिर उसने उसमें से अपने लिए 2 कपड़े निकाले और फिर से कमरे की तरफ चला जाता है। अजय रोहान को हैरानी से देख रहा था और फिर वो ज्योति की तरफ देखकर बोलता है कि खाने के लिए कुछ है या फिर बाहर से ही मंगा लें। तो ज्योति ने एक नज़र अजय की तरफ देखा और फिर चुपचाप से किचन में चली जाती है। अजय भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। अजय कुछ भी करके बस ज्योति को मनाना चाहता था, उससे बहुत सारी बातें करना चाहता था। ज्योति अभी किचन में आराम से काम कर रही थी और अजय को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बातें शुरू करे, वो कैसे ज्योति से एक बार फिर से पहले जैसे बातें करे। फिर कुछ सोचकर वो एकदम से बोलता है कि प्लीज़ ज्योति, एक बार तो मुझे मौका दे दो, प्लीज़ एक बार मौका देकर तो देखो। अरे अपने लिए ना सही तो अंजलि के बारे में ही सोचो, उसके लिए मुझे एक मौका दे दो। ये सुनकर ज्योति ने चाकू साइड में रखा और फिर गुस्से में उसे देखकर बोलती है कि अब मुझे ले जाने के लिए रोहान का सहारा लोगे तुम? ये सब कुछ करने के लिए तुमने ही कहा था ना रोहान से, तुमने ही कहा था ना रोहान से कि वो मुझे ऐसा ऐसा बोले, यहाँ पर आए और फिर मेरी मदद करे और फिर अब मुझे ब्लैकमेल करे। अब बताओ 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लाकर दूँ, कहाँ से लेकर आऊँ मैं? ये जो फ्लैट है ना ये भी रेंट का ही है, मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है और फिर मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जाना चाहती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ राजस्थान। और तभी रोहान जो कि तैयार हो चुका था वो भी किचन में आता है और फिर अजय को देखकर बोलता है कि तू भी जाकर नहा ले, मैं समझाता हूँ ज्योति भाभी को। और फिर अजय ने भी गुस्से में रोहान की तरफ घूर कर देखा और बोलता है कि तू समझाएगा नहीं बल्कि मेरी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, समझा? तू एक शब्द भी ज्योति से नहीं बोलेगा। भाई मैं खुद ही कर लूँगा यार, प्लीज़ मैं खुद ही कर लूँगा ना सॉल्व। पहली ही बात पर वो नाराज़ हो जाएगी, तूने तो और भी ज़्यादा ब्लैकमेल करके बात को और आगे बढ़ा दिया है। मैं कर लूँगा
मैनेज, प्लीज़ तू हट जा हम दोनों के बीच में। इतना कहकर उसने ज्योति की तरफ देखा, लेकिन तभी रोहान ने उसकी बाजू फिर से पकड़ी और फिर अपनी तरफ घुमाया और फिर आंखों से कुछ इशारा किया। तो अजय भी अब रोहान का इशारा समझकर चुपचाप सीधा वहां से वॉशरूम के अंदर चला जाता है और उसके जाते ही ज्योति बोलती है कि मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, मैं आपको 10 लाख रुपए कहाँ से ला कर दूंगी, ना ही मैं राजस्थान जाने वाली हूँ, तो ये दिमाग से अपने बिल्कुल भी निकाल देना। रोहान ने आसपास अपनी नजरें घुमाई तो वहां पर बैठने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही वो इतना बड़ा किचन था कि वो स्लैब पर ही आकर बैठ जाता। रोहान बाहर गया और वहां से एक स्टूल लेकर आता है और फिर स्टूल पर बैठकर बड़े ही स्टाइल से ज्योति को देखकर बोलता है कि ये जो तुम बात बात पर ऐसी नाराजगी दिखा रही हो ना अजय से, ये सारी झूठी है। मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम दिखावा कर रही हो, तुम बिल्कुल भी नाराज नहीं हो अजय से, तुम भी जानती हो और फिर मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि सिर्फ अजय ही नहीं जो तुमसे प्यार करता है, तुम भी अजय से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम्हारी आंखों में मुझे सब दिखता है। अगर प्यार नहीं करती होती तो शायद अब तक उसका इंतजार नहीं करती, किसी और के साथ जिंदगी बिताने के लिए मूव ऑन कर देती। यह सुनकर ज्योति ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहा कि मैं अजय से प्यार नहीं करती हूँ। रोहान बोलता है कि अच्छा, अगर तुम अजय से प्यार नहीं करती हो तो तुमने अविनाश का प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्यों तुमने अविनाश को रिजेक्ट किया, बताओ। यह सुनकर ज्योति के हाथ एकदम से रुक जाते हैं और फिर रोहान को वो हैरानी से देखने लगती है। रोहान बोलता है कि ये मत सोचना कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे सब कुछ पता है, हर एक चीज़ पता है तुम्हारे और अजय के बारे में। क्या कहा था तुमने अविनाश को कि मैं अजय का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं अजय से प्यार करती हूँ, आज नहीं तो कल अजय मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा, अजय मुझे दोबारा से अपनाएगा। और फिर अगर तुम अजय को भूल चुकी होती तो शायद अविनाश का प्रपोजल एक्सेप्ट करके कब का अविनाश के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही होती, उसके साथ शादी करके अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी जी रही होती। अविनाश जैसा लड़का तुम्हें शायद नहीं मिलता, ये बात तुम भी जानती हो और तुम्हारे घर वाले भी जानते हैं, लेकिन अविनाश जैसे लड़के का प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था तुमने, क्योंकि आज भी तुम अजय से ही प्यार करती हो और आज भी तुम अजय का इंतजार कर रही हो। ज्योति काफ़ी ज़्यादा हैरानी से रोहान को देखे जा रही थी और फिर उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गई थी, उसके दिल में फिर से एक दर्द हो रहा था। उसने जैसे ही रोहान की बात सुनी तो अपनी गर्दन नीचे झुका ली। रोहान अभी भी स्टूल पर ही बैठा रहता है। अकड़ तो इतनी थी कि उठकर वो ज्योति के पास आकर उसे दिलासा भी नहीं देना चाहता था, ऊपर से उसे ऐसे मना रहा था कि जैसे उसे धमकी दे रहा हो। तो ज्योति भी गर्दन झुकाकर अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे, उसके बार बार आंसू बहते जा रहे थे। उसे एकदम से याद था कि वो जिस कंपनी में जॉब करती थी तब उसे अविनाश मिला था, तब अविनाश उससे एक तरफा प्यार करने लगा था। अविनाश ज्योति के साथ ही जॉब करता था और बहुत अच्छा लड़का भी था। ज्योति एक प्रेग्नेंट लेडी थी, ये जानकर भी अविनाश का प्यार ज्योति के लिए कम नहीं हुआ था, बल्कि वो ज्योति और उसके बच्चे दोनों को ही अपनाने के लिए तैयार था। वो ज्योति के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था, अच्छे से उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन ज्योति को कहीं ना कहीं यकीन था कि अजय एक ना एक दिन उसके पास वापस जरूर आएगा, वो दोनों एक साथ फिर से आएंगे। उसने अजय के साथ जो भी पल बिताए थे उन पलों के सहारे वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी। उसके अंदर एक उम्मीद थी कि जब अजय को उसकी गलतियों का एहसास होगा, जब उसको सारी चीज़ें सारी सच्चाई पता चलेगी तो वो वापस जरूर आएगा ज्योति के पास। और फिर इसी के चलते ज्योति अब तक अजय का इंतजार कर रही थी, अब तक उसके दिल में वो एक उम्मीद थी। और फिर ये सारी बातें अजय भी किचन के बाहर खड़ा हुआ आराम से सुन रहा था। एक बार फिर से वो इमोशनल हो गया था, उसे फिर से अपने ऊपर गिल्ट महसूस हो रहा था। वो जितना ज़्यादा सोचता कि ज्योति एक अच्छी लड़की है, ज्योति उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा अच्छी लड़की निकल रही थी। अजय अंदर आना चाहता था और ज्योति को अपने गले लगाकर उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन तभी रोहान की नज़र उस पर पड़ती है और फिर उसने वहीं रुकने का उसे इशारा कर दिया। आखिरकार रोहान के अंदर नील ने प्रवेश कर लिया था और फिर रोहान भी खड़े होकर ज्योति के पास बहुत ही धीरे धीरे कदमों से जाता है और फिर उसने ज्योति की बाजू प्यार से पकड़ी और फिर उसे खींचता हुआ स्टूल के पास लेकर आता है और उसे आराम से स्टूल पर बैठा देता है। फिर उसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम खाना बनाने के लिए रहने दो, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए खाना और अजय के लिए खाना। ज्योति ने भी अपने आंसुओं को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया और फिर अपने आंसू आए हुए को अच्छे से पोंछ लिया। रोहान को तरफ देखकर बोलती है कि नहीं, मैं खाना बना दूंगी। इतना कहकर वो जैसे ही वहां से उठने को ही तभी रोहान ने उसे वापस से स्टूल पर बैठा दिया और फिर उसके पास पंचों के बल खुद बैठते हुआ बोलता है कि ज्योति, अजय ने तुम्हें चीट नहीं किया है, वो तुम्हें बिल्कुल भी चीट नहीं कर सकता है, ना ही उसका नाम किसी भी दूसरी लड़की से आज तक जुड़ा हुआ है। वो सिया से 2-3 बार कॉलेज में मिला है और फिर उसने सिया को प्रपोज कर दिया, इससे ज़्यादा उसका और सिया का कुछ भी नहीं है। उसे बस सिया अच्छी लगी थी अपने घर के लिए,
सिया से शादी करके वो अपने घर में एक अच्छी बहू लाना चाहता था। निशी से वो शादी इसलिए करना चाहता था ताकि वो मुझे कंट्रोल कर सके, लेकिन मुझे कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। जानती नहीं हो तुम कौन हूँ मैं? मेरे अंदर 5 लोगों के गुण हैं, 5 लोगों के। जानती हो, बड़े पापा जितना समझदार हूँ मैं, रुद्र पापा जितना गुस्सेल हूँ मैं, निहाल फूफा जितना शांत हूँ मैं, और फिर शुभ चाचू जितना शरारती और कमीनापन भी मेरे अंदर है, और तो और शोभित पापा जितना। मेरे बात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग हूँ, क्योंकि 5 लोग मेरे अंदर रहते हैं। मुझे कोई भी कंट्रोल कर ले, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। मुझे पहले दिन से ही अजय पर थोड़ा थोड़ा सा शक था, इसीलिए मैंने अपने दिमाग को लगाना शुरू कर दिया और फिर मैंने अपने आदमी उसके पीछे लगा दिए। ये कहते कहते रोहन अपने ही किस्से अपने आप ही गाने गाने लगता है और फिर ज्योति उसे हैरानी से देखने लगती है। अचानक ही रोहन को याद आता है कि वो ज्योति को समझा रहा था और फिर अपने ही मुंह से अपने ही मुंह मिठे मियाँ बने गया था और फिर उसने एक हाथ झटका और फिर कहा कि छोड़ो यार, ये सारी चीजें, मेरी तारीफ तो बहुत ज्यादा लंबी है, कोई कम ही करेगा ना तो भी ज्यादा ही लगेंगे। किसी दिन रूही के पास बैठकर सुन लेना उससे मेरी सारी तारीफें। मैं जब देख नहीं सकता था ना, तब मैंने रूही को पटा लिया था। तो सोचो, अगर मैं रूही को देख लेता तो फिर 2 ही दिन में पटा लेता कि नहीं, बताओ। खैर छोड़ो, अब तुम ये बताओ कि तुमने क्या डिसीजन लिया है अजय को लेकर। देखो, मैं तुम्हें राजस्थान लेकर जाए बिना तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। तुम्हें राजस्थान लेकर तो जाऊंगा ही मैं। तुम भी अच्छे से जानती हो, तो थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ ही कोई भी डिसीजन लेना। अंजलि के बारे में सोचो प्लीज। प्लीज ज्योति, अपनी नाराजगी दूर रखो, अपनी बेटी के बारे में सोचो। इस बार ज्योति भी पिघल गई थी और फिर उसने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। अजय जल्दी से आगे आने लगा। इतने में ही ज्योति बोलती है कि मैं राजस्थान चलूंगी, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं अजय को माफ कर दूंगी। मैं उसके साथ पहले जैसी जिंदगी जीऊंगी। मैंने ना जाने कि ऐसे कितने ही शब्द अजय के मुंह से पहले भी सुने हैं जो उन्हें एक लड़की के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। ऐसे शब्द तक मैंने अजय के मुंह से अपने लिए सुने हैं, खासकर उस लड़की के लिए जिसके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप में थे। उन्होंने मुझे इतना इतना कुछ कहा है। ये कहते कहते ज्योति की आंखों में फिर से पानी भर आया था और फिर से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। रोहन ज्योति की तरफ देखता है और बोलता है कि चलो तुम राजस्थान तो चलो, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, फिर आगे की खुद ही सोच लेंगे। फिर रोहन अभी किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। उसकी नज़र अजय पर गई जो चुपचाप से अभी गुमसुम सा खड़ा हुआ था, एक कोने में उसे देख रहा था। रोहन ने अजय को सुनाने के लिए ज्योति से कहा कि तुम्हें पता है ज्योति, मेरे बड़े पापा क्या कहते हैं, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर ही होता है। और ये सुनकर अजय के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर रोहन की बात समझ गया था कि आखिरकार रोहन ने आज अजय का दिल जीत ही लिया था। चाहे कुछ भी हो, लेकिन ज्योति राजस्थान जाने के लिए तैयार तो हो गई थी। इधर दूसरी तरफ नील जिया के सामने बैठा हुआ था। जिया के हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थी और फिर चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। जिया इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास थी। जिया ने नील की तरफ देखकर कहा कि नील, तुम्हें घर में सबको बता देना चाहिए प्लीज, क्योंकि तुम्हारी बीमारी इतनी छोटी नहीं है जितना कि तुम इसे हल्का ले रहे हो। यह सुनकर नील चेयर पर लीन हो गया था और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और जिया ने भी रिपोर्ट टेबल पर रख दी और फिर उसकी आंखों में भी हल्का हल्का सा पानी आ चुका था। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और अपनी आंखों का आया हुआ पानी साफ किया और बोलती है कि नील, तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज जवाब दो मुझे। नील ने अपनी आंखें खोली और फिर जिया की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोलता है कि ए डॉक्टर हसीना, क्या कहूँगा मैं घर पर कि मैं मरने वाला हूँ? बताओ कैसे बोलूँगा मैं ये घर पर सबसे कि मैं मरने वाला हूँ? और ये सुनकर जिया जो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही थी वो कर नहीं पाई और फिर उसका एक आंसू उसकी आंखों से बह गया और लगातार अब तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। नील बोलता है कि जिया प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, जाना तो एक दिन सबको ही होता है ना, तो फिर तुझे इतना ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है यार? जिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, तुम्हें तो भगवान को अमर होने का वरदान देना चाहिए था, वरदान देना होगा तुम्हें। तुम नहीं जा सकते हो प्रताप हाउस की रीढ़ की हड्डी हो तुम नहीं जानते हो, तुम चले गए ना तो फिर वो परिवार बिखर जाएगा। सब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है नील, कोई फाइनेंशियली डिपेंड है तो कोई इमोशनली डिपेंड है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? सब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है, सब तुमसे ही प्यार करते हैं। नील बोलता है कि तो फिर मैं क्या बताऊं घर पर, तुम ही बताओ। रुद्र को मैंने एक जरा सा इशारा किया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया मुझ पर। अवनी को कुछ बताऊंगा तो वो तो रो रो कर ही पागल हो जाएगी। बच्चा को तो पता चलेगा, वो रुद्र से लड़ेगी और फिर शुभ
शुभ को तो तुम जानती हो ना, जब मैं और रुद्र जब घर से चले गए थे तो फिर शुभ का क्या हाल हो गया था, बिल्कुल पागल हो गया था वो हंसना मुस्कुराना सब कुछ छोड़ देगा। और फिर मेरे बच्चे, उनका क्या होगा, तुम समझ नहीं रही हो जिया। मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बताना ही नहीं चाहता हूँ। मैं किसी को भी टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ अपनी आंखों के सामने, मुझसे नहीं होगा। जिया भी अब लाख समझाने पर भी नील अपनी बात पर अड़ा रहता है कि वो अपनी बीमारी के बारे में घर में किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। बल्कि उसने तो जिया से भी ये वादा ले लिया था कि वो भी अब किसी को भी कुछ नहीं बताएगी घर पर कि नील को आखिर हुआ क्या है। नील अपनी बीमारी को तो जैसे कैसे करके झेल सकता था, लेकिन अपने घर वालों के रिएक्शन को वो झेलना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो उसे फेस नहीं कर पाता। नील आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और फिर उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने वो फाइल अपने बराबर वाली सीट पर रखी, लेकिन उसके अंदर गियर चेंज करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बहुत देर तक तो अपनी गाड़ी में ऐसे ही बैठा रहता है। ऐसा नहीं था कि नील अभी मरने से डरता था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि अगर घर में सबको ये पता चल गया तो फिर उसके सामने ही उसके घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। उसके घर वाले खुद ही मर जाएंगे। नील अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। नील ने फोन देखा तो रुद्र का कॉल आ रहा था। नील फोन उठाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया तो रुद्र बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, और वो रुद्र को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। क्या बीमारी है नील को, क्या नील को हो जाएगा कुछ, तो प्रताप हाउस कैसे रहेगा, क्या सब बचा पाएंगे नील को, आखिरकार नील को हुआ क्या है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।